गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा थॉमस हॉब्स की बात कर रहे हैं हम, बीए पार्ट थर्ड। इसमें मैंने कल आपको मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार के बारे में बात की। आज हम समझौते के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आरंभिक अवस्था में पहले स्टेट ऑफ नेचर की बात की हमने, ह्यूमन नेचर की बात की, हम थॉमस हॉब्स की बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ नेचर की बात की, ह्यूमन नेचर की बात की। आज हम कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, जिसको भी राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत माना जाता है। समझौतेवादी सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। आज हम उसी कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। तो कॉन्टेक्ट जो हॉब्स का जो कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट का जो रीजन है, रीजन 4-5 रीजन में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे रीजन क्या है, कॉन्टेक्ट क्यों आवश्यकता पड़ी, रीजन नेसेसिटी ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या रीज़न क्या था, इसके 3-4 रीज़न आप मान सकते हो। तो पहले जो रीज़न है वो यहाँ पर एक युद्ध की स्थिति, कंटिन्यूस वार की स्थिति है। कंटिन्यूस वार की स्थिति है। वहाँ पर वार अगेंस्ट ईच अदर, वार विद एक दूसरे के साथ युद्ध हो रहा है, निरंतर युद्ध हो रहा है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। उससे निपटारा चाहते हैं सब लोग, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरा जो कारण है उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। ऑथोरिटी का अभाव है। एनफोर्समेंट एजेंसी का अभाव है। एजेंसी का अभाव है और दंड व्यवस्था का अभाव है। पनिशमेंट ऑथोरिटी का अभाव है। पनिशमेंट ऑथोरिटी का अभाव है। तो समझौता करने के 3-4 कारण मैं आपको बताता हूँ। इसके अंतर्गत समाज का हर व्यक्ति कंटिन्यूस वार की स्थिति से गुजर रहा है। हर व्यक्ति इस निरंतर युद्ध की स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। कानून की व्याख्या करने वाला, जो प्राकृतिक कानून है, उनकी व्याख्या करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, जो कानून को एनफोर्समेंट करती है, कानून को लागू करती है, कानून का पालन कराती है, वो संस्था भी नहीं है। और ना ही अगर कानून का कोई उल्लंघन
उल्लंघन करता है, कोई उसका पनिशमेंट अथॉरिटी का भी अभाव है, उनमें कोई भी उसको पनिशमेंट देने का कोई प्रावधान नहीं है। हॉब्स के अनुसार यह माना जाता है प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से सब लोग चिंतित थे, सब लोग घबराए हुए थे। मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थीं और उन्हीं कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व उत्पत्ति होती है। संक्षेप में राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। प्राकृतिक अवस्था में अशांति, युद्ध, हिंसा, घृणा, असुरक्षा का वातावरण है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है ऐसी संपूर्ण सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। नंबर 2, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च संस्था नहीं थी जिससे इन कानून का मनमाना अर्थ लगाया जाता था और फिर इस संपूर्ण सत्ता की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण लोग उसका उल्लंघन करते थे, जिसे संघर्ष बनाता था। इसी स्थिति का निवारण करने के लिए संपूर्ण सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हुई। प्राकृतिक कानून का पालन लगातार तभी हो सकता है जब उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली कोई दंड शक्ति का अस्तित्व हो। अतः इस प्रकार इस संपूर्ण की स्थापना की आवश्यकता हुई। अब समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना किस तरह होती है? समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति की जो बात की जाती है समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है उसकी एक प्रक्रिया के रूप में हम बताने का प्रयास करता हूँ। समाज के सब लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों को परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो परित्याग किसी व्यक्ति के समूह करते हैं और वे कहते हैं मैं अपने ऊपर शासन करने के लिए मैं अपने समताधिकार एक व्यक्ति के समूह को समर्पित करता हूँ। जैसे कि हॉब्स ये मानता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है आई गिव अप माई राइट, आई गिव अप माई राइट्स टू गवर्नमेंट टू दिस पर्सन और this group of persons for governing myself and now thy rights to this person and this group of persons. समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है आई गिव अप माई राइट टू दिस पर्सन और दिस ग्रुप ऑफ पर्सन्स for governing myself and thou give up thy right to this person। इस तरह की हर व्यक्ति समाज हर व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करता है और इसके अंतर्गत ये माना जाता है
अराजक स्थिति का अंत किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ और स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का प्रत्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इस प्रकार के व्यक्ति को स्वशासन के अधिकार छोड़ देगा। ऐसा करने का सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है और इसे राज्य या कॉमनवेल्थ कहते हैं। इससे पहले राज्य और समाज की सत्ता नहीं थी। इस प्रकार जब किसी मनुष्य समुदाय की प्रतिज्ञा करते हैं तो समुदाय करने वाले व्यक्तियों को समूह या को राज्य कहा जाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समुदाय करने वाले मानव अधिकार सौंपते हैं वो दीर्घ काल में लेवेथन है। वो जनता की शांति और प्रतिरक्षा के लिए देव स्वरूप की मानव देव की भांति हो जाता है। अब राज्य का स्वरूप क्या है? राज्य का स्वरूप क्या है? यहाँ से जो बात निकल कर आती है वो ये आती है, राज्य का स्वरूप क्या है? राज्य का स्वरूप क्या है? इस समझौते के माध्यम से हम दो चीज निकल के सामने आते हैं। व्यक्ति एक है आत्मसम्मान की शांति, नंबर 2 समाज में शांति की स्थापना, और दूसरा आता है निरंकुश राज्य की स्थापना। निरंकुश राज्य की स्थापना, यहाँ पर एक निरंकुश राज्य आता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकार इस व्यक्ति के समूह को समर्पित कर देता है। इसी समाज में इस तरह सब लोग करते हैं तो समाज में शांति व्यवस्था या आत्मसम्मान या आत्मरक्षा की बात आती है, और दूसरे राज्य में निरंकुश राज्य की स्थापना भी हो जाती है। इस तरह से ये मानते हैं। थॉमस हॉब्स ये कहता है वह समझौते के द्वारा दो कार्यों को पूर्ति करता है। पहला व्यवस्थित और एक सभ्य समाज की स्थापना करता है। दूसरा वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर निरंकुश रूप का निर्माण करते हैं। वो कहता है समझौते के द्वारा निर्मित राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है वह आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से रक्षा की जाएगी। ऐसा तभी हो सकता है जब सब व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन करने का आश्वासन दें। राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को समुदाय में प्रविष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति सबकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। जो व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होगा वो संपूर्ण राज्य कहलाएगा। हॉब्स का संपूर्ण पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है और संपूर्ण के आदेश ही कानून है। वह प्रत्येक कानून न्यायपूर्ण है और संपूर्णता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का एकमात्र कार्य संपूर्ण के आदेशों की पालना करना है। समझौते के द्वारा समाज और राज्य का प्रादुर्भाव समझौते के द्वारा समाज और राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। कला साहित्य विज्ञान व्यापार आदि का श्रीगणेश हुआ। हॉब्स के शब्दों में उस महान लेवियथन उस प्रभु की इसी प्रकार से जन्म होता है। यही वह प्रभु है जिसकी कृपा से हमारे ईश्वर की छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर करती है। सामाजिक समझौते के द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। एक एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता है। यहाँ आकर के एक एब्सोल्यूट मोनार्की की बात आ जाती है। एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। इस तरह हॉब्स एक निरंकुश वाद का समर्थक माना जा सकता है। समझौते की विशेषता, समझौते की विशेषता, समझौते की जो सबसे बड़ी विशेषता है, समझौते की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है एक पक्ष है। समझौता एक पक्ष।
समझौते में केवल एक पक्ष है और वो है जनता, दूसरा पक्ष नहीं है, दूसरा उसकी शर्तों से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए जनता ही ये शर्तों से बनी हुई है, वो बना हुआ नहीं है। वो है सर्वोच्च है, निरंकुश है, सर्वश्रेष्ठ है, सभी कानूनों का स्रोत है, वही दंड व्यवस्था है। किसी को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। किसी को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, किसी को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। इस तरह हॉब्स के सामाजिक समझौते या समझौते की विशेषताएं कुछ इस प्रकार भी मानी जा सकती हैं। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पहली विशेषता ये है कि सामाजिक समझौता एक सामाजिक समझौता है। दूसरी विशेषता ये है एक सामाजिक समझौता है, एक सामाजिक समझौता है, एक सामाजिक समझौता है, वो एक पक्षीय सामाजिक समझौता है। इसके अंतर्गत थॉमस हॉब्स ये मानता है इसकी पहली विशेषता ये है समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं। शासकीय अनुबंध में शासक शासित में समझौता होता है, किंतु हॉब्स का समझौता राजा और प्रजा के मध्य नहीं, इसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच नहीं। समझौते को करने वाले व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के द्वारा समुदा करके संप्रूप की सृष्टि करते हैं। अतः समझौते की शर्तें शासक पर लागू नहीं होती हैं। शासक सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है और अतः वो जो कुछ करता है उसके लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो पूरी तरह से निरंकुश है। तीसरी विशेषता ये है जिन उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई वे अनुबंध के अंग मान लिए गए, अतः जब तक उसकी पूर्ति होती रहेगी तब तक अनुबंध जारी रहेगा। चौथी विशेषता यह है यह मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस संबंध करने के लिए बाध्य करता है। पांचवी विशेषता शासक सर्वोच्च विधायक है, वह उसका आदेश ही कानून होते हैं। इस समझौते में प्राकृतिक अवस्था में एकांकी रहने वाले व्यक्ति में समाज का निर्माण करता है, वो सामाजिक समझौता है। प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देता है, अतः उपरोक्त समझौते के प्रतिकूल है। समझौते द्वारा विभिन्न संघर्षरत इच्छाओं के स्थान पर एक प्रतिनिधात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि वह समुदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब कुछ इस प्रकार इसकी विशेषताएं हुई। समझौते सामाजिक समझौते हैं, कोई शासकीय समझौता नहीं है। इसके द्वारा एक इच्छा का प्रकटीकरण है, एक इच्छा का प्रकटीकरण है। एक इच्छा होती है, प्रकटीकरण है, कोई उत्तरदायी नहीं है, शासक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब समझौते की कुछ आलोचना भी की जाती है। आलोचना करने वाले विचारक समझौते की हॉब्स के सामाजिक समझौते की आलोचना भी करते हैं। समझौते की आलोचना समझौते की आलोचना भी करते हैं।
यहाँ पर ये मान सकते हो, आलोचकों ने हॉब्स के सामने समझौते का कड़ा विरोध किया है और निम्नलिखित तर्क के आधार पर हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना की है। मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया है। हॉब्स ने मानव स्वभाव को दोषपूर्ण, एकांकी, निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मनुष्य को घुड़स्वार्थी, कपटी, क्रूर बताया है, क्योंकि मानव में सहानुभूति, दया, परोपकारता, प्रेम आदि के मानवीय गुण ही पाए जाते हैं। हॉब्स इसमें सर्वथा भूल जाता है, वह केवल उसकी पाशविक प्रवृत्तियों पर बल देता है। वह एक पक्षी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता, है ना। प्राकृतिक अवस्था, मनुष्य की प्राकृतिक, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक, अनैतिक है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकांकी और ऐसी दशा में रहता था जिसमें हत्या, हिंसा, छल, कपट का साम्राज्य था, किंतु समझौते के बाद वो सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण जीवन समाज में रहने लगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया, उसमें अराजकता और अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों में संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोगी जीवन की पद्धति को कैसे अपना लिया। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता असंगत है। प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए हॉब्स ने यही प्रतिपादित किया है, उसमें व्यक्तियों को कुछ अधिकार तो प्राप्त थे, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं थे। उनमें अराजकता, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है और न कहा जाना ही बुद्धि संगत है। अतार्किक हॉब्स की यह भ्रांत धारणा है। आदिम समाज में मनुष्य एकांकी उसे यह ज्ञात नहीं होता कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के तत्वों का कभी अभाव नहीं रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति इस प्रकार अकेले नहीं रहे, वे किसी न किसी प्रकार के समाज में रहते थे। निरंकुशता का समर्थन, हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित स्थापित शासन किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो पूरी तरह से निरंकुश है। वो ना तो कानून का अंकुश है, ना ही व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश है। अतः वास्तव में हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के द्वारा मनुष्यों को सर्वाधिक अधिकार शून्य करके लेवियथन की दास्ता के पास में जकड़ दिया है। मनुष्यों की स्थिति लेवियथन चाहे चारावाही के द्वारा हाँके जाने वाले पशुओं की झुंड जैसी लगती है। इन आलोचकों के बावजूद सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स ने सत्य का प्रतिपादन किया है। राज्य ना तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवी संस्था है, ना ही प्राकृतिक विकास का परिणाम है, वरन यह तो मनुष्य निर्मित एक ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्यों द्वारा अपनी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया था। इस प्रकार आलोचना करने वाले विचारक भी आलोचना करते हैं और इनमें प्रमुख रूप से आलोचना मानते हैं कि हॉब्स ने जो मुख्य रूप से आलोचना हॉब्स ने मानव का निराशावादी चित्रण किया है। निराशावादी किया है मनुष्य को स्वार्थी, लालची बताया, जबकि मनुष्य में सहानुभूति, दया, प्रेम, परोपकार, सहयोग, होती है। दूसरा जो चित्रण किया है वो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। प्राकृतिक अवस्था का दोषपूर्ण चित्रण किया है। तीसरी जो आलोचना की जाती है कि हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र, एक
निरंकुश राजतंत्र जनता को कोई अधिकार नहीं है, जनता को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार हॉफ ने इस सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की है, उसके अंतर्गत उस समझौते की विशेषताओं के बारे में जिक्र की, समझौते का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। समाज के सब लोग आपस में समझौता करते हैं, आई गिव अप माई राइट टू गवर्निंग माई सेल्फ टू दिस पर्सन और ग्रुप दिस पर्सन, मैं अपने समस्त अधिकार व्यक्ति को अपने ऊपर शासन करने के लिए, शासित करने के लिए समस्त अधिकार सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। इस तरह से एक राज्य की समझौते की उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है और यहाँ से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होती है, समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। यह पूरी तरह से एकांकी है, जनता ने आपस में अपने आप को बांधा है। इस तरह बहुत सारी इच्छाओं को एक इच्छा में प्रतिनिधित्व किया है और सामूहिक इच्छा को हॉफ ने उसको लेवियथन नाम दिया है। जो सामूहिक इच्छा है, सामूहिक इच्छा का नाम हॉफ ने लेवियथन नाम दिया है। उसका आलोचना करने वाले विचारकों ने आलोचना की है, वो मैंने आपको नया मान सवाल का उसमें निराशावादी चित्रण किया है। मनुष्य में स्वार्थी लालची बताया है, मनुष्य में सहानुभूति दया प्रेम सहयोग की प्रवृत्ति भी होती है। प्राकृतिक अवस्था का दोष को चित्रण किया है, उनको राजनीति की स्थापना की, जनता को अधिकार नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आज सामयिक समझौता आपका पूरा हुआ।